नमस्कार। देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी मैं सुनाऊंगा बिहार की राजनीति में आज क्या कुछ हुआ। आज तारीख है 17 मार्च 2021। 12 एमएलसी राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, जो उसमें 12 का नाम आ गया है और वो जदयू और बीजेपी से हैं। उसके बाद जो 12 में नाम आया है उसमें जो अभी जो पार्टी ज्वाइन किए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका नाम भी है। नीतीश कुमार ने उनको खुश करने का एक भी जरिया अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पहले ही संसदीय बोर्ड में उनको जगह दे चुके हैं जनता दल यू में। उसके बाद फिर और भी क्या हुआ, बिहार विधानसभा में क्या हुआ और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं और मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी क्या कह रही है। हम इन तमाम बातों पर अभी बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उसके बाद भी चुनाव के लिए ही जोर शोर से चर्चाएं क्यों हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद भी, नवंबर के बाद भी नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, मगर फिर भी यह डर सता रहा है कि फिर से चुनाव हो सकता है। ये बातें कौन कह रहे हैं और ये बातें कैसे कह रहे हैं? क्योंकि बिहार विधानसभा में आंकड़ेबाजियों में अगर जाएंगे तो आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं कि किसी को अगर सहनी और मांझी को अगर निकाल दिया जाए तो नीतीश कुमार की सरकार यानी कि बिहार की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, वो अल्पमत में आ जाएगी। क्योंकि 125 सीटें हैं और एक सीटें अगर हम मिला लें एलजेपी का तो 126 सीटें हैं। फिर भी 122 बहुमत के लिए चाहिए, मगर 4 सीटें जीतन राम मांझी के हैं और वही 4 सीटें मुकेश सहनी के पास भी है, यानी कि वीआईपी पार्टी के पास और हम के पास 8 सीटें हैं। दोनों से एक मंत्री हैं, बीच बीच में दबाव बनाते रहते हैं वो अलग कि अभी एक मंत्री और बनाएंगे, अभी एक एमएलसी और करेंगे, ये करेंगे। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का कह सकते हैं राजनीतिक दबाव समूह की राजनीति पढ़ने के लिए मिलता होगा पॉलिटिकल साइंस में, कैसे दबाव बनाया जाता है सत्ताधारी दलों पर। वह अभी बिहार में भरसक रूप से देखा जा रहा है और पुरजोर रूप से देखा जा रहा है। उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको भी वह संख्याएँ पता है 122 का, और जब पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो 122 की संख्याएं बिहार में क्या मायने रखती है। जो वह 122 सीटें ले आएगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। तो जीतन राम मांझी की पार्टी की बैठक होने वाली है। उस बैठक में यह निर्णय होगा कि हम और भी मंत्रालय की मांग करें या एमएलसी का मांग करें, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी की पार्टी, मंत्री के साथ साथ बीजेपी ने उन्हें एक एमएलसी का भी सीट दिया है। उसी से मुकेश सहनी जो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार चुके थे, उसके बाद फिर एमएलसी बन के तभी वह उसी संवैधानिक अधिकार के साथ हुआ बिहार सरकार में पशुपालन विभाग में मंत्रालय संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को भी लग रहा होगा, क्योंकि वह नीतीश के खेमे से थे और मुकेश सहनी बीजेपी के खेमे से थे, मगर एलजेपी इन दोनों खेमों में नहीं थी और वह चुनाव से सीधे आउट हो गई थी, एनडीए से आउट हो गई थी। चुनाव में थी और उसका ये कहना था कि हम जदयू के खिलाफ तो कैंडिडेट उतारेंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। मगर उनकी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ भी कई जगहों पर, बहुत ही कम जगहों पर वहाँ पर भी कैंडिडेट उतारे और बीजेपी को भी कई सीटों पर चुनौती दी। जनता दल यू का तो लगभग 23 सीटों पर उसका एक अनुमान है कि नुकसान लगा है। और इतना क्यों हो रहा है घालमेल, तोड़जोड़, और कह सकते हैं कि इतना चर्चाएं क्यों हो रही है? क्योंकि जनता दल यू की सीटें हैं 43 और बीजेपी की सीटें हैं 74। तो इन सभी पर चर्चाएं इसलिए बढ़ गई है क्योंकि काफ़ी कम सीटें हैं, लगभग आधी से थोड़ी ज़्यादा सीटें जनता दल यू की है। और एलजेपी के वहीं बात करें तो वो पार्टी 1 सीटें जीत पाई, मगर वो जो नुकसान पहुंचाना चाहती थी जदयू को, वो नुकसान पहुंचा चुके हैं। क्या बीजेपी के शीर्षस्थ नेता चिराग पासवान से खुश हैं? वह बार बार बंगाल चुनाव में भी कई बार कह रहे हैं कि मोदी का समर्थन, और बिहार में तो खुलेआम वो कह चुके हैं कि मोदी के असली हनुमान हम ही हैं। पिछली बार जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, वह बदल गए, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के मनमर्जी के खिलाफ हुआ? वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात पर मैं आज आना चाहूँगा। विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू को नहीं मिला। इसी के बीच यह खबर बता दें कि आज विधानसभा में वह हुआ जो शायद ही कहीं पर विधानसभा या लोकसभा में यह देखने के लिए मिला हो कि सत्ता पक्ष के मंत्री अपने जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विजय कुमार सिन्हा जो अभी अध्यक्ष हैं, उन पे कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिस प्रकार से उनसे वार्तालाप में यह कहा गया कि आप व्याकुल हो गए हो
और ऐसे झड़प का माहौल बन गया। विपक्ष से होता है तो ये बातें समझ में आती है, मगर सत्ता पक्ष के जब मंत्री विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए इस तेवर में और इस तलखी में बात करे कोई मंत्रालय, तो कहीं ना कहीं वो गैर जिम्मेदाराना सा लगता है। मगर उसी वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने टोका और कहा कि आप इन बातों को सुधारिए और बातों को वापस लीजिए, मगर फिर भी वह मंत्री अड़े रहे। सम्राट चौधरी अड़े रहे और विजय कुमार सिन्हा इन बातों को दोहराते रहे कि आप अपनी बातों को वापस लीजिए, मगर वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने उसी वक्त कहा कि मैं अभी विधानसभा को मतलब स्थगित करता हूं, अभी उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। हो हल्ला के बाद जैसे स्थगन बंद होता है उसी प्रकार से हुआ। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनुशासन की कमी उस वक्त देखी गई, या कह सकते हैं कि राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कई बातें हुई, कई न्यूज़ खबर जो बनते हैं वह बने। मगर मैं फिर आना चाहूँगा बिहार की राजनीति पर। विधानसभा अध्यक्ष भी जनता दल यू को नहीं मिला, वह मिला भारतीय जनता पार्टी को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की वह कुर्सी होती है जिसके जरिए आप सत्ता पक्ष से जब विपक्ष में जाएंगे और विपक्ष से सत्ता पक्ष में जब आएंगे तो वही कुर्सी एक प्रकार से कह सकते हैं कि की का काम करती है। की पॉइंट हुआ है, वह मुख्यमंत्री के बहुमत देने में, न देने में, विधानसभा भंग करने में, ऐसी कई पावर, संवैधानिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त है विधानसभा अध्यक्ष को। और वह किसकी सरकार किसको निमंत्रण दे दे, यह भी इस देश में देखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो मुख्यमंत्री के बाद कहा जा सकता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के बाद वह एक ऐसी कुर्सी है जो मंत्रालय से ऊपर की कुर्सी है, तो उसको खासा पावर है विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद फिर जो बातें आती है, बिहार की राजनीतिक घटनाचक्र आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? हर कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सोचने पर यह मजबूर क्यों हो रहा है कि बिहार में चुनाव हो सकता है। क्या मध्यावधि चुनाव बिहार में हो सकता है? आज के दौर में अंदाज़ा लगाना आसान है कि जी हाँ, मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस प्रकार से इधर से उधर जाने का, पार्टी बदलने का इशारा रहा है, टाइमिंग रहा है हर 4-5 सालों में, इससे बीजेपी नाखुश नजर आई है। और बीजेपी कहीं ना कहीं 2013 की बातें, वो बातें याद की हुई है, और 2010 की बातें, वो दोनों बातें याद है। 2010 में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनाव से बाहर रखा गया, और 2013 में नरेंद्र मोदी के आने पर किस प्रकार से वो जो भोज का बैठक था वह बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद भले ही नीतीश कुमार बीजेपी से 2017 में मर्जर करके अल्पमत की सरकार, अल्पमत में आई हुई जिसको जनादेश मिला था उसको छोड़कर वो जिस विपक्ष की जनादेश मिला था उसके साथ आकर सरकार बना लेते हैं। ये तमाम बातें इतिहास की बातें हैं, मगर अभी वर्तमान की क्या बातें हैं? वर्तमान की सच्चाई यही है कि 43 और 74 सबसे बड़ी पार्टी अभी सीट के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल यह जानती है कि बीजेपी और जदयू में अभी कुछ कुछ खटपट या बेखट चल रहा है। मगर जो एक बात अभी तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शराब माफिया को लेकर, तो जिस प्रकार से शराब माफिया के ऊपर हमलावर हुए थे, और उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता के ऊपर जिस प्रकार से वो हमलावर हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके मंत्रालय के त्याग पत्र मांगे थे, उसके बाद उस बात को लेकर भी गहमागहमी हुई और गांधी मैदान में फरिया लेने की बातें हुई। तो इन सभी बातों के बीच वो भी बातें बढ़ी। विधानसभा में ऐसी मंत्री ने खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज दे दिया, और नेता प्रतिपक्ष ने भी मंत्रालय पर कहा, एक अलग मंत्रालय पर कहा कि क्या मंत्री बन गए हैं। तो विधानसभा में ऐसे नोक झोंक अभी पूरा गर्मा गर्मी चल रहा है। मगर क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि कब अल्पमत की सरकार बहुमत में आ जाएगी, जो विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी हैं वह कब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह केवल नीतीश कुमार जानते हैं और तेजस्वी जानते हैं। क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, शाम को नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और सुबह किसके साथ शपथ हो जाएगा यह नीतीश कुमार तय करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का यही दबदबा है कि उनकी पार्टी भले ही लार्जेस्ट सीटें न जीत पाए, सबसे बड़ी पार्टी न हो, मगर वह 15 सालों से लगभग वह 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो इन सभी बातों से यह अंदाज़ा लगता है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है और नीतीश कुमार के कई चीज़ों पर इशारे पर घूमती है। मगर इस बार वैसा नहीं है। इस बार बीजेपी भी दाब में है। शायद बंगाल का चुनाव हो, एक नेता ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे
और बिहार के मुख्यमंत्री नित्यानंद राय होंगे। और जो चुनाव होगा उसके बाद यादव का समीकरण नित्यानंद राय की तरफ आएगा और बीजेपी यादवों को तोड़ लेंगे और नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहना था नागमणि का, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और जगदेव बाबू के बेटे भी रहे हैं। तो इन तमाम खबरों की बिहार के घटा जो छा रही है चुनाव का, उन तमाम खबरों पर हम अभी बात कर रहे थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हों या फिर मुकेश सहनी हों या फिर बात कर लें आपकी इनकी चिराग पासवान की। पहले ही तल्ख तेवर है, चिराग पासवान का शीर्ष नेता से संबंध कैसा है, ये सभी बातें हैं। मगर फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार के विधानसभा में आज जो 12 नाम आए हैं, उन 12 नामों हैं जो इस प्रकार हैं: अशोक चौधरी, जनक राम, उपेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर रामबचन राय, श्री संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सराफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय सिंह, देवेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर और श्रीमती निवेदिता सिंह। आपने सुना इन 12 नामों को, और इसमें जो बीजेपी और जदयू के जो नेता हैं वो सभी एमएलसी बनाए गए हैं। उसमें सबसे खास नामों पे, वैसे तो सभी खास हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से आए और एमएलसी बन गए। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। और भी राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक देखना सुनना चाहते हैं तो झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं तमाम खबरों के साथ आते रहूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।